नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। हिमाचल प्रदेश की युवा पीढ़ी नशे में डूब रही है, लगातार डूब रही है। हम चिंतन मंथन कर रहे हैं। अभी विधायक प्राथमिकता की बैठकों में भी बहुत से विधायकों ने नशे से युवा पीढ़ी को कैसे बचाया जाए और तरह-तरह के ड्रग्स आ रहे हैं और उनकी हालत खराब हो रही है। लेकिन युवा पीढ़ी नशे की तरफ जा क्यों रही है? इस पे कोई अध्ययन अभी तक हुआ नहीं ढंग से। और 2 मुख्य कारण मान रहे हैं विशेषज्ञ लोग भी कि एक तो जो स्कूल कॉलेज में, प्रोफेशनल कॉलेजेस में पढ़ते हैं बच्चे, उनके ऊपर कहीं न कहीं पढ़ाई का दबाव है। और दूसरा जो पढ़ने के बाद बेरोज़गारी अवस्था में हैं, वो नशे कर रहे हैं क्योंकि रोज़गार नहीं मिल रहा है। और अब तो हालत ये हो गई है कि नशे की लत से युवा पीढ़ी अब एचआईवी पॉज़िटिव हो रही है। कांगड़ा जिला से खुलासा हुआ है कि जो एक वहाँ पे एक अभियान छेड़ा गया है कि इनको पकड़ा जा रहा है और वहाँ पे सिरिंज से जो इंजेक्ट कर रहे हैं नशों को अपनी बॉडी में, उन लोगों को पकड़ा उन्होंने और उसमें से 34 लोग एचआईवी पॉज़िटिव निकले हैं और उनकी मेडिकल जब जाँच में पाया गया तो उनके ऑर्गन्स भी जो हैं वो भी डैमेज हो चुके हैं। हाथों की नसें पूरी तरह से बाजुओं की नसें उन्होंने तहस-नहस कर ली हैं, फूल गई हैं नसें। फिर वो उसके बाद वो टाँगों की नसों पे इंजेक्शन लगा रहे हैं। हमारी युवा पीढ़ी कहाँ जा रही है? क्यों इसके लिए एकजुट होकर कोई सामाजिक प्रयोग हम करें, समाज को साथ जोड़ें और इससे दूर करें। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं ओपी शर्मा जी हैं, नारकोटिक्स के पूर्व अधिकारी हैं और संदीप साक्यान जी हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं प्रदेश के। आदित्य गौतम जी हैं, भाजपा के प्रवक्ता हैं। प्रवीण शर्मा जी विश्लेषक हैं, हमारे साथ आज जुड़े हैं। तो शर्मा जी आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से ऐसे समाचार आए हैं जिससे मतलब हर कोई दुखी हुआ है और चर्चा कर रहा है बुद्धिजीवी वर्ग कि सरकार आखिर कब ध्यान देगी, कब समाज को जोड़ के इस चीज़ को खत्म करेगी। क्योंकि अब ये जो इंजेक्शन लगा के एचआईवी और ट्रांसमिट हो रही है, वही सिरिंज बार-बार प्रयोग कर रहे हैं। एक नशेड़ी दूसरे नशेड़ी की सिरिंज को कर रहा है। ऐसे तो ये एक एड्स की इतनी भयंकर बीमारी को भी फैला देंगे नशे के साथ-साथ। इसलिए चिंतन-मंथन हो रहा है लेकिन हो कुछ नहीं रहा है, क्योंकि रिजल्ट कोई नहीं आ रहे हैं। पुलिस में भी नारकोटिक्स विंग अलग से बने हैं लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। पुलिस पकड़ती है, लोग पकड़े जाते हैं, जेलों में भेज देते हैं, केस चलता है, लेकिन खत्म नहीं हो रही है ये चीज़। जी, शर्मा जी। जी सर, सभी को नमस्कार जी। बात ऐसी है पथरिया जी कि ये 2002 से हम लोग देखते हैं, कुल्लू में 16 ऐसे यंगस्टर्स उस वक़्त भी होते थे जो नदी के किनारे उनका एक बैंड होता था, वहाँ जाते थे और वो सिरिंजेस लगा करके इस चीज़ को करते थे और एचआईवी का इंसिडेंस तब से भी है। मैं जी, पूर्व में जब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में था, तो मुझे याद है स्टेट लेवल एपेक्स कोऑर्डिनेशन कमिटी की एक मीटिंग थी, यहाँ सचिवालय के अंदर और मैं एनसीबी का प्रतिनिधित्व कर रहा था। उसमें मैंने एक बार बड़ी थोड़ी संवेदना मैंने व्यक्त की थी उसमें और मैंने मुँह की खाई थी उस मीटिंग के अंदर जी, और मुझे ये कहा गया था कि दिस जेंटलमैन इज स्पीकिंग एब्सर्ड थिंग्स। ये ऐसा कुछ नहीं है, हमारे यहाँ सब कुछ ठीक-ठाक है। ये जो डिनायल मोड में ऑफिसर रहते हैं, सरकारें रहती हैं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी और जी, समाज भी डिनायल मोड में रहा और बात बढ़ते अफीम चिट्टा चरस से लेते हुए चलते हुए अल्टीमेटली चिट्टे पे चली गई। अभी तक तो रुको आप 2-4 साल के बाद यहाँ फेंटेनिल जैसी चीजें जो 200 गुना ज्यादा खतरनाक है हेरोइन से, वो भी आने वाली हैं। पूरी दुनिया में चल रही हैं, अमेरिका उसका शिकार है। दिन में ना जाने कितने लोग वहां मर रहे हैं आजकल। चाइना ने उधर भी कहर मचा रखा है आजकल। ये ग्लोबल, ये यूनाइटेड नेशंस की फिगर्स हैं, मतलब वहां से उस हवाले से मैं कह रहा हूँ। हम तो अभी तड़प रहे हैं सर, लेकिन ये जो चिंगारी ये बहुत पहले से प्रज्वलित हो चुकी है प्रदेश के अंदर। मैं पहले भी कहता आया हूं कि हमने इस विषय को कभी भी संवेदना के साथ नहीं देखा। हमने टनों में हंड्रेड्स ऑफ मीट्रिक टन चरस भी पैदा की, तब भी हमने बोला कि नहीं नहीं कुछ नहीं, कोई बात नहीं, लोगों के पैसे बन रहे हैं, हमें क्या फर्क पड़ता है, विदेशों में जा रही जी, है, दूसरे प्रदेशों में जा रही है, जाने दो। हमने कुछ नहीं किया। क्राइम बढ़ता गया, उसके परस्पर हमारे एफर्ट्स, हमारे मैकेनिज्म नहीं सुदृढ़ हुए। जी, अब आपको एक एग्जांपल देता हूं कि 2003-4 में जब हमने पहली बार यहाँ ड्रग अवेयरनेस कैंपेन मैंने लॉन्च करी एनसीबी की तरफ से, 20,000 रुपए मिलते थे जी उस वक्त। तो हमने पहली बार रिज से ये काम शुरू किया। उसके बाद नतीजा ये निकला कि भी चलो जी एक हेल्पलाइन
चला देते हैं। तो सीआईडी डिपार्टमेंट में एक हेल्पलाइन भी चली, उसका बोर्ड लगा होता था बाहर। वो हेल्पलाइन चली, धीरे-धीरे स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल, क्राइम कंट्रोल यूनिट का गठन हुआ कि साहब एक डेडिकेटेड एक विंग बना लेते हैं, ताकि इसको जी, प्रभावशाली तरीके से उसको रोकें। लेकिन एसएनसीसी के साथ क्या हुआ, ये भी हम सभी लोग जानते हैं। एसएनसीसी इन फैक्ट डाइड ऑफ इट्स ओन डेथ। कुछ नहीं हो पाया। बाद में फिर एसटीएफ का शगुफा चला। कोई अधिकारी आता है तो कोई उसको कोई नाम दे देता, कोई आता है तो कोई नाम देता। अंततः फिर हिमाचल प्रदेश नशा निवारण बोर्ड की उसमें ताकत लगी और उसमें एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन हुआ। लेकिन अब भी एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स जो है वो नशे की सप्लाईज को रोकने में कितना कितना प्रभावशाली होगा, ये तो अब हम उस पर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। अभी हाल ही में देखिए एमएलए प्रायोरिटीज की मीटिंग हुई शिमला के अंदर, सचिवालय के अंदर, जिसमें बड़ी जोर शोर से ये मुद्दा उठा है। मैंने सुना है, मैं तो तीसा में था, जी, मुझे इतना ज्यादा, आपको ज्यादा इसका मालूम होगा। उसके बाद फिर माननीय मुख्य सचिव श्री प्रबोध सक्सेना जी के अध्यक्षता में एक डिमांड रिडक्शन के ऊपर एक वर्कशॉप हुई। अब उसमें भी कुछ ना कुछ हुआ होगा। हालांकि नशा निवारण बोर्ड जो पहले अस्तित्व में था अब नहीं है, उसमें चीफ सेक्रेटरी जो थे, वो चीफ सेक्रेटरी नशा निवारण बोर्ड के जितने भी डिसीजन होते थे उसको पॉलिसी और उसको निर्णय लिए हुए उनको इंप्लीमेंट करने के एग्जीक्यूटिव के उनके चीफ थे। जी, ठीक, अब वो मैकेनिज्म सारा ध्वस्त हो गया है, वो है नहीं, इट इज नॉट एट प्लेस। तो फिर भी अभी जैसा पहले था, यानी कि 2000 से जैसा चल रहा था पहले, अभी वैसा ही मैकेनिज्म सरकार का काम कर रहा है। अब वो कितना स्ट्रेंथन हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट की केंद्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बहुत प्रयास कर रहा है पूरे देश के अंदर। नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन एक मैकेनिज्म स्थापित हुआ, उसमें स्टेटों को जो जो चाहिए, जो जो करना है, वो प्रस्ताव भेजें, उसमें उनको पैसा भी मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश सरकार को भी मिला होगा 101%। जी, हमारे समय में ही वॉइस लॉगर, वो टेलीफोन सुनने के यंत्र उस वक्त भी मिले थे। अब कितना सुना कितना नहीं सुना ये तो प्रदेश को ही पता है, प्रदेश की सरकार को। जी, जी, मेरा कहने का जी, मतलब है जो इम्प्लीमेंटेशन है सर, इम्प्लीमेंटेशन हमारी बड़ा ढिलमुल रवैया है, हम अभी तक भी चर्चाओं में लगे हुए हैं। सरकार तो इस वक्त इम्प्लीमेंटेशन मोड में होनी चाहिए। 400-500 करोड़ रुपए का सेटअप एक पूरा कीजिए, उसको नशा निवारण नीति को इम्प्लीमेंट कीजिए चारों तरफ से। वो चाहे नशे का उत्पादन अपना है या दूसरे देशों से, प्रदेशों से आ रहा है, उसको रोकिए। गाड़ियां दीजिए, आईओस को ट्रेनिंग दीजिए। साइबर क्राइम है, डार्क नेट है, क्रिप्टो करेंसी है, ये सारे चैलेंजेस है। जी, ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं आज, ये जो डिस्कशन हो रही है, ये तो इसके इम्पैक्ट्स है, रिजल्ट्स है। असली जी। खुरापात तो इसके पीछे की है। उत्पादन है, करप्शन है, क्राइम है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन अब आप शर्मा जी ये जो सिरिंज से नशा ले रहे हैं बच्चे, ये किस तरह का नशा ले रहे हैं? और क्योंकि इनको एक यूथ में बड़ा ये प्रचलन है कि एकदम से किक मिलती है, ऐसे एकदम से उठता है, इसलिए बच्चे देखिए, बहुत ज्यादा सिरिंज से नशा लेने लग पड़े हैं अब। देखो 2-3 चीजें हैं डॉक्टर साहब। जी, नशा कैसे लिया जाता है? या तो खा के लिया जाएगा, गोलियां वगैरह होंगी, या सूंघ के लिया जाएगा, जैसे हीरोइन को भी सूंघ के लेते हैं, उसके फ्यूम्स लेते जी, हैं, ठीक है? या पी के लेना है, या चरस है, सिगरेट के साथ मिला करके लेना है, ठीक है? उसमें जला करके लेना है। या फिर जब बहुत ज़्यादा हाई की आवश्यकता होती है, जब उनको छोटे-मोटे नशों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, फिर वो जी, उसको इंट्रावेनस तरीके से इसको लेते हैं। इनको इंजेक्टिंग ड्रग यूज़र हम आईडीयूज़ कहते हैं। जी। तो ये स्टेज आ रही है, ये आज नहीं आई है, ये आज थोड़ी सामने आई है आपके। संक्रमण सामने आई इसके है, साथ बिल्कुल, बिल्कुल, एसोसिएटेड। बिल्कुल। इसका 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 जो दूसरा जो डायमेंशन है, हेल्थ ओरिएंटेड जो है ना सर, वो है इसका जी, संक्रमण, खास करके जी, एचआईवी एड्स का। तो ये बिल्कुल। पंजाब में भी हुआ, धारावी, मुंबई जैसी जगहों में, कलकत्ता की तरफ, जहां-जहां पे बड़ी कंसंट्रेशन है, जहां पे बहुत गंदे तरीके से लोग रहने लग गए, फिर अल्टीमेटली नशे के प्रभाव से, दुष्प्रभाव से, वो फिर अल्टीमेटली इसी में आ जाते हैं। अब हम जी, लोग तो सिंपल चीजों को भी रोकथाम नहीं कर पा रहे हैं। अब देखिए ना, हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट में, मैं आपको एक छोटा उदाहरण देता हूँ। नशा निवारण बोर्ड ने एक प्रपोजल दिया, 5 लाख रुपए एक्साइज से उनको हस्तांतरित भी कर दिया, भेज दिया कि साहब एक छोटा-सा सर्वे हम शिमला सिटी के ऊपर कर लेते हैं, ताकि ये तो पता चले क्या-क्या परिस्थिति है, स्केल क्या है, क्या-क्या बिल्कुल। डायमेंशंस है, हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहे हैं बच्चों के, कहाँ क्या चल रहा है, लेट अस नो। लेकिन एथिकल कमेटी ऑफ आईजीएमसी शिमला रिफ्यूज्ड, 2 साल तक रिफ्यूज किया। आज भी पैसा वहीं पड़ा हुआ है, पैसा भी वापस तक नहीं हुआ है, आज भी पैसा वहीं पड़ा हुआ है। नथिंग हैज बीन डन।
आप सर्वे नहीं करेंगे, आप वास्तविकता से परिचित नहीं होना चाहते हो, आप करेंगे क्या? आपको तो पता ही बिल्कुल, नहीं है, तो फिर ऐसे ही होना है। आज ये हो गया, बिल्कुल, बिल्कुल, सुसाइड हो गए, बिल्कुल, माता-पिता को मार बिल्कुल। दिया, चोरियाँ होगी, लूट-खसूट होगी। 5 साल के बाद देखिएगा आप हिमाचल की स्थिति क्या होती है। जी, चलिए तो प्रवीण जी। ये चीज़ें हमको सर जी, ये अब सिर्फ बिल्कुल, चर्चा का बिल्कुल, विषय नहीं बिल्कुल, होना चाहिए। जी हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, प्रवीण जी, विधायक इसलिए परेशान है कि उनके पास माँ-बाप आते हैं, लोग आते हैं, पंचायतों के प्रधान आते हैं कि नशा बिक रहा है और बच्चे नशे के आदी होते जा रहे हैं। और शर्मा जी ने जैसे कहा कि उन नशों के बाद जब ज़्यादा उनकी बॉडी नशे की एडिक्ट हो जाती है, उसको ज़्यादा नशे की ज़रूरत होती है, तो इंजेक्ट कर रहे हैं वो अपनी बॉडी में। अगर कांगड़ा पुलिस ने जो अभियान नहीं छेड़ा होता और मेडिकल उनकी जाँच नहीं करवाई होती प्रॉपर, तो ये तो आंकड़ा ही सामने नहीं आना था कि 34 युवा जिनकी आयु 25 से 30 वर्ष के बीच में है, वो एचआईवी पॉजिटिव हो चुके हैं। एक ही सिरिंज का प्रयोग कर रहे हैं। वहीं पे कुछ हादसे ऐसे आ रहे हैं, नशा मुक्ति केंद्रों में जा रहे हैं, 13-14 साल के बच्चों को एडमिट करा रहे हैं पेरेंट्स। आखिर ऐसी स्थिति आ क्यों रही है? जी, प्रवीण जी। डॉक्टर साहब, सबसे ज्वलंत मुद्दा है हिमाचल प्रदेश का। हर जगह पे भी आप चौराहे पे जाएँ, तो समाज के किसी भी कोने पे जाएँ, हमेशा बात करने को मिलती है कि नशे की वजह से हमारा जो युवा है वो खराब होता जा रहा है। और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जिस देश का, जिस राष्ट्र, जिस समाज का युवा नशे में पीड़ित होगा, वो ना समाज बच पाता है, ना ही वो राष्ट्र लंबे समय के बाद बच पाता है। क्योंकि अगर जब युवा पीढ़ी ही खराब हो जाएगी, तो निश्चित है भविष्य खराब ही होगा। अब बात आती है कि ये जो नशा है, ये इसकी प्रवृत्ति बढ़ी क्यों? मुझे अच्छे जी, से याद है जब हम लोग छोटे होते थे कि किसी व्यक्ति को हम लोग भांग पीते देखते थे या जी। तो हमारे ना उसके मन में, उसके प्रति मन में घृणा आती थी। या किसी व्यक्ति को शाम को चाहे अपने रिलेटिव्स में ही शराब पीते देखते थे, तो उसके प्रति मन में घृणा आती थी कि भी ये शराब पी रहा है। जी, तो एक बुरा माना जाता सामाजिक था हम इस लोग चीज़ को। बुरा माना जाता था। हुआ क्या? सामाजिक विस्तार था इन चीज़ों का पहले। धीरे-धीरे जो है, लोगों ने घरों में पीना शुरू कर दी, बोलना शुरू कर दिया बाहर पीने के बजाय घरों में पी जाए। और वो जो नशा था, नशे का लेवल चाहे जो मर्ज़ी हो। अब आप इसको बोलेंगे ये अच्छा नशा या बुरा नशा, जैसे आतंकवाद नशा या तो अच्छा नशा है। आतंकवाद या बुरा आतंकवाद, ये प्रॉब्लम वहीं से थी। अब शराब को कोई अच्छा नशा तो नहीं बोल सकता ना, पर वो आपको 4500 करोड़ रुपए देके चला जाता है और इसलिए वो अच्छा नशा हो गया। आपको 22 दिसंबर की मैं एक प्रेस कटिंग भिजवाऊँगा। उस 22 दिसंबर की प्रेस कटिंग को एक तरफ को लगा था कि हिमाचल प्रदेश में नशा निवारण के लिए 500 ऑफिसर्स की भर्ती की जाएगी। और ठीक दूसरी तरफ को एक कटिंग लगी थी और दोनों मुख्यमंत्री जी की थी। और दूसरी तरफ उन्होंने कहा था कि शराब की दुकानें 24 घंटे के लिए 24 घंटे खुली रहेंगी। अब आप बताइए, जिस प्रदेश के अंदर अगर नशे के प्रति हम लोगों की दोहरी मानसिकता हो, क्या वहाँ नशा निवारण हो पाएगा? जी, दोष किसी के लिए ना मैं कांग्रेस को दोष दे रहा हूँ, ना भारतीय जनता पार्टी को। पर सच्चाई ये है कि हम लोग अपने अंतर्मन में क्यों नहीं झाँक के देखते हैं? जो सबसे बड़े जिन 2 अंगों को ये रोकना है। पहली सरकार की मानसिकता, सरकार की दृढ़ निश्चितता। तो जी। सरकार की दृढ़ निश्चितता तो मैंने बता दी कि एक तरफ वो 4500 करोड़ से किस तरह से 5000 करोड़ रुपए तक पहुंचेगा और भंग को किस तरह से लीगलाइज करेंगे, इसके बारे में चिंतन कर रही है। और दूसरी तरफ लेकिन को रोकना वो झूठी रोकना मूठी कैसे, सप्लाई चेन कैसे तोड़नी है, उस पे किसी का कोई वो नहीं है। और बिल्कुल। दूसरी तरफ को कहेंगे कि हम चिट्टे जैसे को रोकना चाहते हैं। तो ये तो सरकार का रवैया है। अब आते हैं दूसरा, पुलिस प्रशासन पे। जिस पुलिस के अंदर हिमाचल, इनका पहला काम क्या बच गया है पुलिस वालों का कि क्रिप्टो में इन्वेस्ट करिए। सबसे पहला काम क्या करें? क्रिप्टो, चलो वहां से छूट जाते हैं। तो फिर उसके बाद चले जाते हैं ये अब पुलिस वालों का सारे दिन के अंदर मैं मंडी के अंदर काम देखता हूं, कम से कम 150 पुलिस वाले सिर्फ इस बात के लिए कि ट्रैफिक के कितने चालान काट पाते हैं ये, वहां जी, से बच जाएंगे। तो नेताओं की फिर जाके वो सैल्यूट के लिए पहुंच जाते हैं ऊपर जाके। अरे, और आप गलती से एफआईआर किसी छोटे-मोटे क्राइम के लिए भी अगर कहीं गलती से थाने में चले जाएँ, 20 तरह से आपको फँसा के वापस भेज देंगे ये। तो जो बेसिकली पुलिस का काम था, उस काम को वो करना नहीं चाह रहे हैं। जो पुलिसिंग उनका काम था, उसको नहीं करना चाह रहे हैं।
मतलब जी खुद जब आपकी पूरी की पूरी पुलिस पूरी तरह से भ्रष्ट है, जो ये पीछे 1200-1500 करोड़ रुपए का घोटाला हो, सबसे ज्यादा तो पुलिस वाले थे अंदर। जो बिल्कुल, अब अंग जमानतों में आपका अपने पैसे कमाने में लग गया हुआ है, तो क्या वो इन सारी चीजों को, नशों को अंदर लाने के लिए पैसे नहीं खाएगा? बिल्कुल जब ये पूरा तंत्र ही भ्रष्ट हो चुका है, अगर आप जवाबदेही तय कर देंगे, एसएचओ की जवाबदेही तय कर देंगे, डीएसपी की जवाबदेही तय कर देंगे, एसपी की जवाबदेही जिस दिन तय कर देंगे, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं 7 दिन के अंदर से इस प्रदेश से नशा चला जाएगा। किस एसएचओ को पता नहीं कि कौन सा नशेड़ी नहीं है? किस बीट जी हवलदार को पता नहीं होता है कि ये व्यक्ति नशेड़ी नहीं है और ये नशे की सप्लाई कर रहा है? सबको ही पता है। हम जैसे लोगों को पता है, क्या उनको नहीं पता है जो रोज यही काम करते हैं? तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि नशे को बढ़ावा जो है सरकार ही दे रही है। जिस दिन सरकार जो है दृढ़ निश्चयी हो जाएगी, उस दिन बहस करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी एमएलओ को। उस दिन सरकार डिसीजन लेगी और नशा हिमाचल प्रदेश से बंद हो सकता है। जैसा कि शर्मा जी ने कहा कि आप जब 5 लाख रुपए जमा करवाने के बावजूद भी अगर आप उस सर्वे को ही नहीं कर रहे हैं, तो आप सोच लीजिए कि किस तरह से रवैया सरकारों का, प्रशासन का है। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि ये नशे के ऊपर हम लोग जितनी मर्जी बातें करें, सरकार जब तक नहीं जाएगी, प्रदेश से नशा नहीं खत्म होगा। और एक और बहुत बड़ा कारण है, ये जो टूरिज्म है, होम स्टे जो एक सबसे बड़ी बात है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि अब धीरे-धीरे गाँव में बढ़ता जा रहा है। हमारे बहुत सारे एरिया बदनाम हो चुके हैं इन सारी चीजों के लिए। मैं जब कुल्लू गाँव में वैली तो जाता हूँ, इसी के लिए कुल्लू वैली तो इसी के लिए मानी जा रही, पार्वती वैली अब तो इधर धीरे-धीरे तो। मंडी में भी बहुत ज़्यादा ये हो चुका है और अब लोग छुपाते हैं इस चीज़ को। और मैं यही कहना चाहता हूँ सारे मामले के अंदर, समाज भी उतना ही ज़िम्मेदार है, सरकार भी ज़िम्मेदार है और हम कहीं न कहीं अपने युवा भविष्य को गर्त में लेके जा रहे हैं। और एक और दूसरी तरफ युवाओं की तरफ से भी कहना चाहता हूँ, साढ़े 13 लाख लोग बेरोज़गार हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर। पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद उनके पास रोज़गार नहीं है, रोज़गार का कोई साधन नहीं है, कहाँ जाएँगे वो लोग? ऐसे में डिप्रेशन से बचने के लिए उनके पास सबसे ज़्यादा साधन यही है, नशा है। बिल्कुल तो सरकार को ये चाहिए कि इन सारी दोनों पक्षों को ज़रूर देखें ये। क्योंकि जी अगर जिस प्रदेश का भविष्य ठीक नहीं होगा, वो प्रदेश लंबे समय तक नहीं टिक पाएगा। मैं यही कहना चाहता हूँ। जी जी सांख्यान जी, बड़ी समस्या नशा बन गई है और आपकी सरकार विधानसभा के अंदर भी बिल लाई है कि इसके नॉन बेलेबल ऑफेंस हो और एनडीपीएस एक्ट में, इसमें एक्ट में भी थोड़ा संशोधन किया जाए और नशे के प्रति जीरो टॉलरेंस करने की बातें मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और आपके मंत्री बार बार बोल रहे हैं। लेकिन देखिए, 2-3 बड़ी घोषणाएं थी मुख्यमंत्री जी की पिछले साल की जून माह की। 2 नशा मुक्ति केंद्र बनने थे और पुनर्वास और नशा मुक्ति केंद्र हिमाचल प्रदेश में, उसके लिए अभी तक लैंड आइडेंटिफाई नहीं हुई है, ये हालत है। ठीक है, फिर उन्होंने पुलिस का एक विशेष कार्यबल, जैसा कि प्रवीण जी ने भी कहा कि 500 लोग डेडिकेट करने थे उसके लिए, वो भी नहीं हुआ। नशा निवारण बोर्ड जो पिछली सरकार में था, अवेयरनेस कर रहा था, इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए एक एडवाइजरी भूमिका भी निभा रहा था, कहीं न कहीं कुछ काम कर रहा था, वो अभी तक उसका पुनर्गठन नहीं हो पाया है। कई चीज़ें ऐसी हैं, अगर सरकार गंभीर होती है तो बच्चे, हमारे युवा पीढ़ी इसीलिए बच पाएँगे क्योंकि रोज़गार का, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, डिप्रेशन में है, स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस लेवल को नशे से और इस गंदे नशे से वो दूर कर रहे हैं। हालत ये हो गई है। तो कहीं न कहीं अब खड़े होना पड़ेगा, समाज को साथ लेके खड़े होना पड़ेगा कांग्रेस की सरकार को, अगर इस नशे को खत्म करना है। जी, संदीप जी। डॉक्टर साहब, ये जो विषय है, बेसिकली आपने जो विषय शुरू किया था, वो विषय जो था आज का, जो था एड्स को लेके, एचआईवी को लेके, और उसकी जी, वजह से बिल्कुल। जो मधुमक्खी के संक्रमण से ये चीजें फैल रही हैं, बीमारियां फैल रही हैं और ये सारा का सारा चल रहा है। मैं नहीं जी, चाहता, मैं नहीं समझता कि हमारी सरकार इस चीज के किसी हक में है या किसी फेवर में है। जहां तक मैं चाहता हूँ, या पूर्व की जो भी सरकारें रही हैं, मैं उनसे तो कहता हूँ ये एक इट विल बी ए मास कैंपेन, है ना। सरकार की जो इच्छा शक्ति है, सरकार की इच्छा शक्ति जो है, उसको जो हमारी एग्जीक्यूटिव लेवल है, उसको उसको आगे इम्प्लीमेंट करता है। लेकिन उसके साथ में हमारे परिवार के, हमारे समाज में हमारे परिवार की, हमारे गांव की, हमारे पड़ोसियों की, हमारे अध्यापकों की, हमारे एडवोकेट्स की, हमारे डॉक्टर्स की, और हमारे जितने भी हमारे लोग इस कार्य प्रणाली में काम करते हैं, उन सबकी भागीदारी इसके अंदर बनती है।
और समाज सरकार का जो काम है, सरकार बजट को एलोकेट करेगी, फिर नशा निवारण केंद्र खोलेगी। लेकिन मैं कहता हूँ कि जो मानसिक स्ट्रेस की बात बीच में आई है बच्चों के अंदर, जी बच्चे पढ़ते हैं, लिखते हैं, सब कुछ। मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ। डॉक्टर साहब, मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ, मैंने एमबीए किया है, उस एमकॉम किया है। उसके बाद मैंने सिविल सर्विसेज क्रैक किया। सिविल सर्विसेज क्रैक करने के बाद मैं डिप्रेशन में चला गया, क्योंकि मैं पर्सनल में जी बाहर हो गया। उसके बाद कितना मैंने बीसीएस के बाद एग्जाम दिए, तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि मैं नशे में जाऊं, क्योंकि मेरे परिवार से मेरी मॉरल वैल्यू जो थी वो बड़ी स्ट्रांग थी, और मेरे समाज ने मेरे को एक ऐसा दिया, मैं आज भी उसी उसी जज्बे के साथ लड़ रहा हूं। जहां तक प्रदेश सरकार की बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी एक बड़े निचले तबके से उठ के आए हैं, और वो एक सजग आदमी है, और उन्होंने कहा है, मैं अभी देख रहा था कि ठीक है, उन्होंने कहा है, उसमें एसटीएफ बनने की बात भी कही है, और जो प्रवीण जी ने कही है, मैं मानता हूं कि शराबबंदी भी होनी चाहिए और सिगरेट बंदी भी होनी चाहिए, तंबाकू गुटखा भी होना चाहिए। इट्स नॉट इन कांग्रेस गवर्नमेंट, इट इज इन एवरी गवर्नमेंट। जो पीछे की गवर्नमेंट थी उसके अंदर भी था, उन्होंने कहा है। लेकिन मैं एक चीज कहता हूं, अभी मैं देख रहा था कि अभी एड्स के ऊपर उन्होंने कहा है कि एक पॉलिसी इसके लिए आएगी, उसके रखरखाव के लिए। लेकिन मैं ये कहता हूं, मतलब अबव द गवर्नमेंट डिसीजन, यहाँ पे हमारे को एक मास कैंपेन की बड़ी आवश्यकता है, अवेयरनेस है। जो फ्रस्ट्रेशन लेवल जो बच्चों के अंदर बढ़ रहा है, या तो हमारे को अपना एजुकेशन सिस्टम को रिफाइन करना पड़ेगा, या जो जी हमने हमने अपने बच्चों को बीटेक कराना है, एमबीए कराना है, एमसीए कराना है, एमबीबीएस कराना है, तो उसका कारण यह है कि आपको एक अच्छी सैलरी मिल जाएगी। हमने प्रोफेशनल पैदा किए, हमने एक अच्छे नागरिक हम पैदा नहीं कर पा रहे हैं। ये इसके लिए समाज की भागीदारी बनती है। और जो पुलिस का सिस्टम है, मैं मानता हूँ वो ये पुलिस पूर्व की सरकार में भी थी, और यही पुलिस आज की सरकार में थी, जहां जहां पुलिस के संज्ञान में जो जो चीजें आई हैं। लेकिन मैं तो कहता हूँ कि कुछ लोग तो, पुलिस के लोग इस सारे क्राइम के अंदर पकड़े गए हैं। हमारे पास इसके एविडेंसेस भी हैं, पूर्व की सरकार जी में पकड़े गए हैं। लेकिन मेरा बोलने का मतलब है कि सरकार इसको लेके संवेदनशील है, माननीय मुख्यमंत्री जी पर्टिकुलरली इसके लिए। लेकिन चीजों को धरातल पे लाने के लिए थोड़ा समय लगता है, समय। और इसके लिए सबसे बड़ी बात है, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, तो इसके ऊपर नेता प्रतिपक्ष को ये नहीं करना चाहिए कि वहां विधायक प्राथमिकता की बात में जाके, लेकिन आप राजनीतिक बयानबाजी जरूर कर देते हैं, लेकिन वहां वोट बैंक की राजनीति है। आपको वहां पे अपने हर कैंपेन के अंदर ये बोलना चाहिए कि जी आप वोट जिसको देना है दीजिए, आपने वोट कांग्रेस को देना है दीजिए, आपने वोट भाजपा को देना। लेकिन नेता प्रतिपक्ष और जो भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं, और मैं कांग्रेस के नेताओं से भी अनुरोध करूंगा कि उनको भी अपनी पब्लिक मीटिंग में ये बोलना चाहिए कि अपने बच्चों को मॉरलिटी सिखाइए, उनको मेंटल इंटरनली उनको स्ट्रेंथन कीजिए, और उनको जो उनकी जो नैतिक शिक्षा है उसके ऊपर बल दीजिए। ये जो फ्रस्ट्रेशन, लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन है, लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन में जान ना जाए किसी बच्चे की, और उसको एक फाइटर बनाइए। सिस्टम है, जो मीन ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पे है, उसी के हिसाब से रोजगार जनरेट होता है। मैं मानता हूँ 14 लाख जो बेरोजगार हैं आज हिमाचल प्रदेश के अंदर हैं, और पढ़े लिखे बेरोजगार हिमाचल प्रदेश के अंदर हैं। आज हिमाचल प्रदेश जो, अगर आप हिमाचल प्रदेश का जो डाटा उठा के देखेंगे, तो वहां बेरोजगारी की 6-7 रैंक के ऊपर छोटा सा राज्य है, उस तरफ से आ रहे हैं। लेकिन उसका मतलब ये थोड़ा है कि हम नशा करें और नशे के लिए उनको प्रेरित करें। लेकिन उनको कैसे रोकें, ये मतलब नशे की सप्लाई चेन कैसे तोड़े, सरकार को कुछ प्रभावी ढंग से काम करना पड़ेगा, ये है बात। चलिए आदित्य जी, ड्रग के नेटवर्क, इसमें पक्ष को भी चलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, और उसके अंदर जो सामाजिक संस्था है उनको भी साथ लेना पड़ेगा, और हर नागरिक की सहभागिता इसके अंदर जो है वो तय करनी पड़ेगी कि हम लोगों को एकजुट होके, ठीक है भैया, वोट की राजनीति अपनी तरफ है, लेकिन नशे के खिलाफ इकट्ठे होके अगर लड़ना है तो उसके ऊपर जो है एक जो है सहभागिता और एक निश्चय जो है फिर निश्चय करना पड़ेगा। लेकिन ये जो चीजें जो आदित्य जी को ले लेते हैं पहले। आदित्य जी, समस्याएं आपने सुन ली, सब वक्ताओं को सुन ली। इसमें क्योंकि जन भागीदारी जब तक नहीं होगी, क्योंकि अभी मैंने देखा कुछ पंचायतों ने, महिला मंडलों ने जो सप्लायर थे उनको पिटाई भी की, वीडियो भी वायरल हुए, और कांगड़ा के भी ये कुछ थे, पालमपुर साइड के। तो
एक मुझे बताओ। मास अवेयरनेस और उसको जी, जी, सरकार जी। का सपोर्ट मिले कहीं ना कहीं, ऐसी चीज होनी चाहिए। जी मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ थोड़ा समय बचा है हाँ, तो बोलिए अब आप। हाँ जी, हाँ जी। तो सबने सबसे अच्छी बात जो मुझे आज लगी, जो प्रवीण शर्मा जी ने जो बात कही, इन्होंने कहा कि जो नशा जो लोग लेते हैं उनसे हमें घृणा नहीं करनी चाहिए। बाकी किसी ये आज कोई राजनीति का मुद्दा नहीं है, लेकिन बीच में संदीप जी ने थोड़ा इसमें राजनीति इसको नहीं, संदीप जी से बातें कही। प्रश्न ही वैसा पूछा गया, उनको जवाब हाँ देना जी, पड़ना था क्योंकि तो मुख्यमंत्री जी की घोषणाएं थी पिछले बिल्कुल, साल की, वो पूरी नहीं हुई, बिल्कुल। इसलिए उनको बोलना पड़ा। तो जी लेकिन जो बहुत अच्छी बात आज प्रवीण शर्मा जी ने कही कि नशेबाजों से हमें घृणा नहीं करनी चाहिए। और आज एक मैं बताना चाहूंगा कि जो नशा है ये एक बीमारी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे एक चतुर चालाक मायावी बीमारी के नाम से एक बीमारी घोषित किया हुआ है। तो एक नशेबाज जो होता है वो एक बीमार आदमी होता है, वो एक बाद बीमारी में होता है सर, ये बाद में एक होता है सर, मिनट पहले वो आप कंज्यूम ओपीजी करता है एक जनाब, मिनट सप्लाइयाँ लास्ट होती के है पहले। ओपीजी लास्ट के 2 मिनट है, कृपया बातों को ना जी काटे, है ना जी। जी हमने आपको जी, नहीं काटा, आप सिर्फ सुनिए इस चलिए समय। आप कंटिन्यू हाँ रखिए, आप कंटिन्यू बिल्कुल। रखिए। तो बात है कि ये एक जब आपने पूछा कि कौन से नशे सिरिंज में लिए जाते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा हीरोइन होती है, फिनार्गिन के इंजेक्शन होते हैं, एविल लेते हैं, ये केटामिन के इंजेक्शन, डाइजापाम के इंजेक्शन, ये ऐसे इंजेक्शन। पहले तो हमें पता ब्रशअप करना चाहिए अपना नॉलेज कि क्या चीजें बच्चे बाजार में खरीद रहे हैं। ये वो इंजेक्शन है जो बच्चे हीरोइन के साथ मिक्स करके सिर्फ यूफोरिक इफेक्ट, हेलुसिनेशन इफेक्ट, जो एक हाई किक देते हैं। नंबर एक बात तो ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये हायर 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 कैटेगरी में जो बच्चे जा रहे हैं। फिर दूसरी बात ओपीजी ने कही कि पंजाब पंजाब से ज्यादा, मैं आज हमारा टॉपिक था ड्रग्स जो सिरिंजेस पर था, आप देखें तो उससे ज्यादा मणिपुर जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है वहां पे सिरिंजेस का इस्तेमाल ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा जो एचआईवी यूजर्स हैं, अगर आप डेटा उठा के देखेंगे पिछले कई सालों का, वो पंजाब नहीं ओपीजी, वो नॉर्थ ईस्ट है, वो मणिपुर है। उसके नहीं बाद नहीं, बात मैंने आती डेटा है। नहीं बोला जी, पंजाब का, पंजाब का नहीं अच्छा डेटा नहीं, नहीं बोला अच्छा, गौतम जी ठीक है, मैंने। ठीक है, चलिए उसके आई बाद डोंट आप गिव डेटा। किसी व्यक्ति हाँ हाँ विशेष का मैं नाम आगे, लेके नहीं, आप हाँ अपना अपनी अपनी राय ठीक है, शेयर कीजिए हमारे साथ। बिल्कुल चलिए बिल्कुल। उसके ठीक है। बाद मैं सिर्फ कुछ पॉइंट्स आपके सामने ला रहा हूँ। जी कुछ ऐसे हमारे जितने भी अधिकारी बैठे हैं, मैंने आज किसी अधिकारी से बात नहीं की, सिर्फ उनके पद की गरिमा रखते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा कि उस अधिकारी से मुझे ये अपेक्षा नहीं थी, उनको ये नहीं पता था। और अगर आप सुनेंगे अधिकारी का नाम तो आपके पैरों रैंक क्यों, आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। मैंने पूछा कोई प्रोग्राम चलता है, उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा ये कैसे बचाए जा सकती है एचआईवी होना, तो इसका ये एक प्रोग्राम चलता है जो नेशनल एड्स कंट्रोल जो सोसाइटी है, वो फ्री सिरिंज प्रोग्राम डिस्ट्रीब्यूट की जाती है इन एडिक्ट्स को बचाने के लिए। हमारा है प्रिवेंशन कैसे करनी है। कोई भी एडिक्ट है, अगर वो कुछ एनजीओज है जो चल रहे हैं, लेकिन ये इन प्रशासनिक अधिकारियों को पता होना चाहिए कि ऐसा प्रोग्राम चल रहा है। अगर जी प्रशासनिक अधिकारी को ही नहीं पता है कि कोई ऐसा प्रोग्राम चल रहा है जिसका नाम निडल सिरिंज एक्सचेंज प्रोग्राम है, तो हमें आपको और हमें क्या पता होगा। एनजीओज के पास अगर कोई एडिक्ट है, वो जाए और अपने आप को रजिस्टर कराए, तो उसका एक जब उसकी रजिस्टर हो जाती है, तो उसको सिरिंज वो देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट उस एडिक्ट को, ताकि वो एक सिरिंज 10 लोगों के साथ शेयर ना करे। फिर उसकी वो सिरिंज जब वो वापस करता है लाके, उसे नई सिरिंज दी जाती है और ये रिकॉर्ड में आ जाता है। और वो सिर्फ इसलिए कि हमें पता लग जाएगा कि कौन आदमी, कितने आदमी इन्फेक्टेड है सोसाइटी में। क्योंकि हमारे पास ट्रैक तभी आएगा जब कोई आएगा सिरिंज मांगने। और जब मैंने अधिकारी से पूछा कि आप देते हैं जी सिरिंजेस ऐसे एडिक्ट्स को, वो कहते हैं नहीं, हम तो ड्रग्स को प्रमोट ही नहीं करते। क्योंकि ये जो तालमेल है, नेशनल एड्स कंट्रोल जो सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन दिल्ली से है, नाको अगर अगर हमारे अधिकारियों को ही नहीं पता हॉस्पिटल में कि ऐसा कोई चल रहा है कार्यक्रम, तो धरातल पर हमें, मतलब जो नॉलेज ब्रशअप है बड़े से बड़े अधिकारियों का जब तक नहीं होगा तो बड़ा मुश्किल है। फिर थेरेपेटिक सेंटर चाहिए। आज मैंने पूछा कि कितने बेड वाला इंस्टीट्यूट आपके पास है, 35 बेड की कैपेसिटी है पूरे हिमाचल कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, सिर्फ 35 बेड की अगर आपकी टोटल वो है, मतलब उसकी जो फुल ऑक्यूपेंसी है, तो अभी 16 बच्चे उसमें हैं। आप सोचिए क्या हमारे सिर्फ 16 ही बच्चे एडिक्ट हैं यहाँ पर। मतलब कहीं ना कहीं कमी है हम सरकारों की, चाहे वो भाजपा हो चाहे वो कांग्रेस हो। जब तक हमारे अंदर ऐसी अंदर से एक जील नहीं आएगी कि हमें अपने बच्चों को बचाना है,
तब तक ये समस्या का निवारण नहीं होगा, क्योंकि जहां पे 500 बच्चे 5000 बच्चे अगर हमारे यहाँ पर कुल्लू शहर में हैं और हमारे 14 बेड खाली पड़े हुए हैं और 16 बेड सिर्फ भरे हुए हैं, और सरकार के पास उसका कोई मतलब प्लान ही नहीं है, और उनको तो यही जी, नहीं पता बिल्कुल। पहली बात की सिरिंजेस भी मिलती हैं एडिक्ट को, बिल्कुल एडिक्ट सरकार के लिए सरकार फ्री इसको सिरिंजेस हैं। प्रायोरिटी नहीं बना रही है। भाषणों में आ रहा है कि जीरो टॉलरेंस है इसके खिलाफ, लेकिन प्रायोरिटी जब तक इसको नहीं दी गई तब तक ये खत्म नहीं होगा। सही बात है आपकी। डॉक्टर साहब, जी, प्रायोरिटी मैं वही निवेदन कर रहा था कि जब तक आप इंटीग्रेटेड पॉलिसी को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक आपकी बिल्कुल। प्रायोरिटी नहीं बनेगी। प्रायोरिटी एक होगी तो सतत आप इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट प्रक्रिया करेंगे, करेगी। अधिकारीगण भी इस चीज को। प्रायोरिटी नहीं होगी तो वो क्यों करेंगे इस पॉलिसी को भी बिल्कुल, वही एग्जीक्यूट? ऑलरेडी लॉ बना हुआ है, सब परेशानी कुछ है, वही है, परेशानी वही है। प्रायोरिटाइज होना चाहिए। प्रायोरिटी बिल्कुल। रखेंगे तभी होगा सर। चलिए, तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि हमारे बच्चे नशे की लत में इस कदर डूब चुके हैं कि अब वो हाई लेवल पे नशे के पहुंच चुके हैं, इंजेक्ट कर रहे हैं बॉडी में, नसें खराब कर रहे हैं, एचआईवी के पॉजिटिव हो रहे हैं, और धीरे धीरे ये संक्रमण पूरे हिमाचल में भी फैल जाएगा आने वाले समय में, अगर सरकारें नहीं जागी। तो नशे से निपटने के लिए बयानबाजियां जीरो टॉलरेंस की तो हो रही हैं, लेकिन एक ठोस नीति बनाने की जरूरत है और उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा लोगों की सहभागिता के साथ। और स्कूलों में किस तरह से आसपास नशे वाले घूम रहे हैं, इसी तरह से और शिक्षण संस्थानों में कई मामले आए हैं हिमाचल में पिछले दिनों। और इसको कैसे निपटना है, ये अब इस बजट में अगर मुख्यमंत्री कुछ इस ऐसी नीति की घोषणा करते हैं, नीति बनाते हैं और उसके पूरे प्रदेश में उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो ये युवा समाज के लिए, हिमाचल के लिए बहुत बेहतर होगा। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा कर रहे थे, आप सबने चर्चा में भाग लिया। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।